सेम रहेंगी। चलो अभी हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे, ठीक है, हीट इंजन साइकिल एंड पीवी डायग्राम के बारे में, ठीक है। एग्जैक्टली पीवी डायग्राम क्या है हमने आपको बताया था। देखो इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट करो और फिर यहाँ से अपना जो है ऐसा कुछ ग्राफ वगैरह हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे पीवी डायग्राम उसे कहते हैं जहां पे प्रेशर एंड वॉल्यूम की ग्राफ में प्लॉटिंग होती है और ये अपना अच्छा खासा थर्मोडायनेमिक चेंज को भी शो करता है, ठीक है। तो ये हमने पीवी डायग्राम में देखा था। तो हीट इंजन साइकिल एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि साइक्लिकल प्रोसेस होता है ना हीट इंजन का, और पीवी डायग्राम एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो पहली बात तो ये है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अभी इसके बाद हम फिर रेफ्रिजरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई अपने घर की एसी वगैरह कैसे काम करती है, ठीक है। तो हीट इंजन जो है ये साइक्लिकल मैनर में काम करता है। कहने का मतलब ये है कि देखो कुछ 3 साइकिल में अपना काम होता है। कितने साइकिल में काम होता है? 3 साइकिल में, ठीक है। फर्स्ट साइकिल जो है, फर्स्ट साइकिल हीट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। पहले साइकिल में हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो यानी कि कितना हीट एब्जॉर्ब हो गया? QH अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गया। फिर उसके बाद दूसरे साइकिल में अपना वो जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है ये दूसरे साइकिल में क्या करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा। जो भी हीट एब्जॉर्ब किया उसका वर्क परफॉर्म करेगा। एंड तीसरे साइकिल में क्या होगा? जो अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई है? लॉस हुई है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुई है तो वो अनयूज्ड हीट क्या होगी? रिजेक्ट होगी। जो अनयूज्ड हीट है वो क्या होगी? रिजेक्टेड होती है। तो ये 3 साइकिल हो गए कि नहीं हो गए? फर्स्ट साइकिल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द इंजन, सेकंड साइकिल यहाँ पे मतलब जो भी हीट इंजन है वो परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, एंड थर्ड वाला है ये रिजेक्शन ऑफ द हीट, यानी कि जो भी अनयूज्ड हीट, यानी रिजेक्शन ऑफ अनयूज्ड हीट, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। जो लास्ट साइकिल है वहां पे अनयूज्ड हीट का रिजेक्शन होता है। तो यही चीजें जो भी हमने अभी पढ़ा, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि साइक्लिकल मैनर में अपना हीट इंजन वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कुछ चीजें यहाँ पे और भी है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जो हीट इंजन होता है यूजेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट टू दी वर्क। जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हीट वर्क के लिए इस्तेमाल करेगा। एंड देन कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो रिजेक्ट कर देता है जो कि वर्क के लिए यूज नहीं होता। तो वही तो हमने सीखा था कि कितना वर्क होगा, वर्क के लिए कितना हीट हमने यूज किया। QH टोटल हीट था जिसको हमने एब्जॉर्ब किया था और इसमें से हमने QC को माइनस कर दिया जो कि रिजेक्टेड हीट है। तो QH में से QC माइनस करूंगा तो जितना हीट बच गया वही वर्क के लिए यूज होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलो इसी चीज को हम पीवी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पीवी यानी कि यहाँ पे ऊपर प्रेशर वाई एक्सिस में और यहाँ पे वॉल्यूम। तो जिसने इसके पहले की वीडियो देखी है ना तो पीवी डायग्राम उसको अच्छे से समझता होगा, समझ रहा होगा अच्छे से। तो अभी आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है, ध्यान देना अच्छे से। बहुत आसान सा टॉपिक है, इस ग्राफ को देख के डरो मत, एकदम अच्छे से समझना। थोड़ी सी चीज उससे पहले समझाना चाहूंगा। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने पास चीजें हैं। ये ऊपर हमने प्रेशर डाला है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम को प्लॉट किया है। इस तरीके से कुछ अपने पास नंबर है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 और ऐसे यहाँ भी नंबर है 1 2 3 4 और ये रहा अपने पास यहाँ पे 5, इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान देना अच्छे से। ये एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे ये पॉइंट है। अब चलो यहाँ पे समझना। अगर मैं अभी देखो ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे है अपना ग्राफ, यानी कि 5वें नंबर में वॉल्यूम, यहाँ पे हम वॉल्यूम डाल रहे हैं और यहाँ पे हमने प्रेशर डाला है, ठीक है। ध्यान देना 5वें पॉइंट पे अगर यहाँ पे कोई अपना चीज है, यहाँ पे अगर कोई है तो इसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम कितना है? 5 है। वॉल्यूम कितना है? 5 है। और उसका प्रेशर कितना रहेगा? अगर यहाँ पे है तो उसका प्रेशर कितना रहेगा? 1 रहेगा, यानी प्रेशर 1 है। तो प्रेशर क्या हुआ? कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। और अगर कहीं मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट में अपना जो प्रेशर है वो कितना है? 5 है और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम उसका 1 है, ठीक है। 1 है यहाँ पे वॉल्यूम। इसका मतलब इस पॉइंट में प्रेशर ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, और इस पॉइंट में वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम है। तो अगर मैं इस पॉइंट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाऊं, ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाऊं, तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे आएगा तो वॉल्यूम 4 होगी, फिर यहाँ पे आएगा तो वॉल्यूम 3 होगी, यहाँ पे आएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? देखो 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जब धीरे धीरे मैं ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो वॉल्यूम क्या होती है? डिक्रीज होती है। बट व्हाट अबाउट प्रेशर? यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। जब प्रेशर की बात क्या होगी तो प्रेशर पहले इस पॉइंट में कितना था? ध्यान देना अच्छे से, 1 था। देखो ना यहाँ पे प्रेशर 1 था, फिर इस पॉइंट में प्रेशर कितना था? 2 था, फिर इस पॉइंट में प्रेशर कितना हो गया? 3 हो गया। यानी कि प्रेशर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर अपना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यही बात अगर मैं ऐसा कुछ कहूं आपके सामने
इस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, नीचे की तरफ। जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो अपना पहले यहाँ पे पॉइंट है, तो वॉल्यूम क्या था 1 था, फिर और नीचे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 हो गया, फिर और नीचे आया तो वॉल्यूम 3 हो गया, और नीचे आया तो वॉल्यूम यहाँ पे 4 हो गया। यानी कि वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम, ठीक है। बट व्हाट अबाउट प्रेशर, तो प्रेशर पहले 5 था, फिर जब यहाँ पे आया तो 4 हो गया, यहाँ पे आया तो 3 हो गया, यानी कि प्रेशर इन डिक्रीजिंग, यानी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। अब आपको समझ चुका है कि यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे हमने वॉल्यूम प्लॉट किया है, ठीक है। चलो अब अच्छे से समझना, ठीक है। चलो तो ए पॉइंट से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट से, ओके। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। चलो तो जब कभी भी अपने उस हीट इंजन में, यहाँ पे हीट इंजन है, ये अपना इंजन है, ये हॉट रिजर्वायर है और ये कोल्ड रिजर्वायर है, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। तो जब कभी भी ये इंजन हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, हीट का जो आइडियल गैस या फिर पेट्रोल डीजल जो भी चीजें होती हैं, इनका क्या होगा, एक्सपांसन होगा। और जब इनका एक्सपांसन होगा तो इनके अंदर का जो प्रेशर रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम कहां जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। भाई प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जाएंगे ना। यहाँ पे देखो 1 से लेके 5 तक, ऐसा आगे भी जा सकते हो, मैंने तो ऐसा एग्जाम्पल के लिए बनाया है ना, आपको समझ जाए इसलिए, ठीक है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। कब प्रेशर इंक्रीज होगा, जब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। जब भी हम हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ए से बी में प्रेशर इंक्रीज होके, ध्यान देना अच्छे से, ए से बी में प्रेशर इंक्रीज होके हम बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ओके। इस बात को समझना। तो यहाँ पे अपने इंजन ने हीट एब्जॉर्ब किया है और इसके वजह से जो अपना हीट इंजन है तो वो उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ है और इसीलिए अपने हीट इंजन का ग्राफ ए से लेके बी पॉइंट में पहुंच गया, ठीक है। क्योंकि अपने हीट इंजन ने क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है और इसके वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो पहला ग्राफ का पॉइंट समझा ना आपको, यही चीज आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो उतना सारा लिख के कोई फायदा नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जब हम गए तो अपना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, बिकॉज इंजन ने हीट एब्जॉर्ब किया है। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि हीट जो गैसेस जो होती है वो क्या करती है, एक्सपांड होना स्टार्ट कर देती है और फिर वो पिस्टन में क्या करेंगी, फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगी, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। चलो नेक्स्ट। अब जब हीट इंजन ने अपने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, और जब अपने इंजन ने वर्क परफॉर्म करना स्टार्ट किया, यानी कि इंजन जब वर्क करेगा, काम करेगा, तो वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, ओके। और जब वो हीट रिलीज करेगा, ध्यान देना अच्छे से, जब अपना इंजन काम करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज होगा। और जब उसका प्रेशर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे समझना, जब उसका प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो बी पॉइंट से देखो नीचे की तरफ झुकेगा, क्योंकि जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना। तो जब प्रेशर डिक्रीज हो, देखो पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, नीचे की तरफ आऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब अपना इंजन वर्क करेगा तो उसका जो अंदर की गैस होगी वो गैस क्या करेगी, उसका जो टेम्परेचर होगा कम होने लगेगा, क्योंकि अभी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। तो ऊपर से अपना प्रेशर डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होकर देखो पॉइंट सी में आ गया, यानी कि अपना जो यहाँ पे क्या हुआ है, हीट है, जो प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान देना। नाउ अब जब यहाँ पे इसने वर्क परफॉर्म कर ही दिया है तो वर्क परफॉर्म करने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई, क्योंकि अब यहाँ पे वर्क परफॉर्म हुआ तो हीट रिजेक्ट भी होगी ना। तो जब हीट रिजेक्ट होगी, मतलब समझो यहाँ पे कोई कंटेनर है और ये अपने अंदर से अगर हीट को रिजेक्ट करेगा तो इसका जो अंदर का वॉल्यूम होगा कंटेनर का वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी जब भी कभी भी हीट रिजेक्ट होगी तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम कम होगा, तो जब वॉल्यूम कम होता है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते तभी वॉल्यूम कम होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तो इस तरीके से देखो वॉल्यूम ऊपर से नीचे आने में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रेशर तो डिक्रीज हुआ ही है, एज वेल एज वॉल्यूम भी यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। नाउ अब जब यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे ये चीज हमको समझना है, ओके। चलो तो अब यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीमेंट होने के बाद वो जो गैस बची, वो गैस वापस से अगर वर्क करना चाहे, क्योंकि जो कोल्ड रिजर्वायर में गैस स्टोर्ड है तो वो गैस काम कर सकती है ना, वो जो हीट है वो फिर से वर्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो वो अगर वो हीट वापस से वर्क करे
किसके ऊपर, सिस्टम में, यानी कि अपने इंजन में अगर वर्क करे वो, तो फिर से इंजन का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वो फिर से अगर प्रेशर उसका इंक्रीज होगा तो इस तरह वापस से ग्राफ क्या करेगा, बढ़ेगा और फिर से वो पॉइंट ए को रीच करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये पूरा ग्राफ है, आप वीडियो को रिवाइंड कर लो और वापस से एक बार देख लो। इस तरीके से हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, हीट अपनी एब्जॉर्ब हुई, जब हीट एब्जॉर्ब हुई तो उसका एक्सपांसन हुआ और प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो हम पॉइंट बी पे चले गए। उसके बाद जब अपने इंजन ने वर्क परफॉर्म किया तो उसका प्रेशर डिक्रीज होगा और हम पॉइंट सी में आ गए। कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमने एब्जॉर्ब किया और रिजेक्ट किया। जब हम हीट रिजेक्ट करेंगे तो अपनी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो वो जो रिजेक्टेड हीट थी वापस से वो वर्क कर सकती है ना कोल्ड रिजर्वायर में से इंजन के ऊपर। तो जब वापस से वो इंजन के ऊपर वर्क करेगी, यानी कि वर्क ऑन द गैस, यानी गैसोलीन है, पेट्रोल, डीजल, ये सब गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये इन सब के ऊपर जब वर्क परफॉर्म करोगे तो वापस से क्या होगा, ये ए पॉइंट को रीच कर जाएगा, यानी कि वापस से प्रेशर इंक्रीज होगा। जब कभी भी वर्क हम परफॉर्म करेंगे ऑन द सिस्टम तो वापस से क्या होता है, यहाँ पे वर्क परफॉर्म होता है और प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हमें सारी चीजें समझनी थी, जो कि ये था अपना पीवी डायग्राम ऑफ द हीट इंजन। ओके, तो इस चीज को अच्छे से समझ के रखना। नाउ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपना ये जो आज के वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखो अब तक हमने क्या सीखा है कि कभी भी हॉट रिजर्वायर से यहाँ पे इंजन है और ये हीट गेन करेगा और फिर उसके बाद ये कोल्ड रिजर्वायर में हीट अपनी चली जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां पे हायर कंसंट्रेशन है हीट का, वहां से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हीट में हमेशा हीट ट्रांसफर होती है। ऐसा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले सारी चीजें, ये नेचर का एक रूल है। ओके, और ये नेचर का एक रूल है, यानी कि कभी भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होती है। कभी भी आपने झील, झरने, रिवर वगैरह देखा होगा, कभी भी पहाड़ों से, यानी कि जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन से रिवर लैंड की तरफ बहती है। ऐसा नहीं कि लैंड से माउंटेन की तरफ रिवर बहती है, ऐसा नहीं होता है। तो नेचर का रूल हमेशा ये है कि जो बड़े लोग हैं वो हमेशा छोटे लोगों को सर्व करें, यानी कि माउंटेन से हमेशा सारी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो लैंड की तरफ आए, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला लोअर वाले को भी क्या दे, हीट प्रोवाइड करे। ये नेचर का रूल है। बट अब रेफ्रिजरेटर क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, ये ह्यूमन मेड, मैन मेड एक डिवाइस है। वैसे भी इंजन में डिवाइस है, बट फिर भी अभी हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो हीट इंजन के बारे में पहले जानते हैं। हीट इंजन ऑलवेज, हमने जान भी लिया फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हीट इंजन ऑलवेज क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है हायर टेम्परेचर वाली हीट को इनटू द लोअर टेम्परेचर वाली हीट। यानी कि हायर टेम्परेचर, मान लो आपका अगर ये हीट इंजन है तो हॉट रिजर्वायर ज्यादा गर्म होता है, तो इससे हीट इंजन में आती है और फिर इंजन क्या करता है, कोल्ड रिजर्वायर में हीट ट्रांसफर करता है। यानी कि हीट इंजन का फंक्शन क्या है, जो हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा वर्क में, ठीक है, मैकेनिकल वर्क में। बट नाउ व्हाट अबाउट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, घर में एसी वगैरह लगी होती है, आपने देखा होगा, ये रेफ्रिजरेटर ही होती हैं। ओके, तो रेफ्रिजरेटर क्या करते हैं, ये भी एक टाइप के हीट इंजन ही है। हीट इंजन वो हर एक इंजन होता है जिसमें यार हीट यूज हो, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ, मतलब वर्क और हीट में कन्वर्जन जिस भी डिवाइस की वजह से हो रहा है उसे हम हीट इंजन कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर एग्जैक्टली मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करता है, यानी कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब आपको शायद समझा होगा, यानी कि जो वर्क है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। उल्टा, अभी तक हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा था, अब वर्क को हम हीट में कन्वर्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। और हमने एक बात देखी थी कि जो हीट है वो कभी भी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज में बीच में इन्वायरमेंट भी होता है और वो सम हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो हम आज की डेट में टाइम मशीन क्रिएट कर लेते, बिकॉज आपने देखा होगा E = mc², अपना मास जो है और जो एनर्जी है, मास एंड एनर्जी इज इंटर कन्वर्टिबल। ये आपने सुना भी होगा कहीं भी, कब होगा ऐसा इंटर कन्वर्टिबल, जब हम लाइट की स्पीड से चले तो। ठीक है, ये E = mc² का यही मीनिंग होता है कि E मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी, M मतलब मास, C मतलब लाइट की स्पीड। तो अगर हम मास जो हमारा है, हमारा खुद का जो वेट है, बॉडी का मास है, जो हमारा मास जो कि अनचेंज होता है, ठीक है, तो ये मास हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, तभी होगा ऐसा जब हम किसी भी लाइट की स्पीड से चले तो। ठीक है,
तो अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जो एनर्जी है और वो मास में कन्वर्ट हो और मास एनर्जी में कन्वर्ट होने लगे, अभी तो फिलहाल मास को ही एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, एनर्जी को मास में अब तक कन्वर्ट नहीं किया गया है, तो आइंस्टाइन का सेकंड वाला रूल तो अभी तक मिला नहीं, बट फर्स्ट रूल हमने एटॉमिक बम वगैरह क्रिएट करके ढूंढ लिया है, मास को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इतना तो भाई फिक्स है कि अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, यानी वुडन ब्लॉक है आपके पास, उसको आप जला दो तो एनर्जी बन जाती है ना, तो ये अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि एक बार अगर आपने वुडन ब्लॉक को जलाया और आपने उसे फायर में कन्वर्ट कर दिया, फायर में, तो वो फायर भी वापस से इस वुडन ब्लॉक में कन्वर्ट हो सकता है। बट ऐसा इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि जैसे ही कोई भी मास हीट में कन्वर्ट होता है ना, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, तो वो एनर्जी तुरंत के तुरंत क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है इन दी होल एनवायरनमेंट, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, बट क्रिएट एंड जनरेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो सकती है, तो ये तुरंत ही दूसरे प्लेस में पूरा स्प्रेड हो जाती है, तो हम हीट को पकड़ ही नहीं सकते अच्छे से एक जगह पे, ठीक है। तो ये मास में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। दुनिया का ऐसा कोई कंटेनर नहीं है जो हीट को एकदम पकड़ के रख सके और उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कन्वर्ट होने से बचा ले, ठीक है। इसके लिए जो कुछ अमाउंट ऑफ हीट है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है और कुछ ही अमाउंट ऑफ हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करा पाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसा हो जाए कि एक भी अमाउंट ऑफ हीट एनवायरनमेंट में ना जाए तो हम खुद अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में टाइम ट्रेवल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। बट यहाँ पे रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, ये खुद वर्क को हीट में कन्वर्ट करेगा, ओके, ये बात ध्यान रखना। तो ये रेफ्रिजरेटर का फंक्शन होता है। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये कैसे होगा कि वर्क भाई हीट में कन्वर्ट होगा? ये तो उल्टा प्रोसेस हो गया ना। मतलब कभी भी हीट ज्यादा हॉट टेम्परेचर पे होता है, वर्क हमेशा लोअर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो हीट हमेशा कैसे वर्क में कन्वर्ट होगा, तो थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, और वर्क कैसे हीट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे समझेंगे। पहले हीट फ्लो फ्रॉम कोल्डर रीजन टू दी हॉटर रीजन, ये जो हमारा कंडीशन है ना, ये अब यहाँ पे साइंस अप्लाई हो रहा है, ये हम नेचर के अगेंस्ट, ये हमारा लॉ है, ठीक है। यानी कि कोल्डर रीजन से कैसे हॉटर रीजन में हमारा हीट ट्रांसफर होगा। अभी तक हम क्या सीख रहे थे अभी तक हम, कि हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में हमारा टेम्परेचर फ्लो होता है और ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल और इरिवर्सिबल यहाँ पे प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे हम अभी इसे जानबूझ के रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी हम थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, बट उस लॉ के अकॉर्डिंग एक चीज है जो कभी भी हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू दी हायर टेम्परेचर, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना करें। यानी इट्स ओन, खुद से हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू दी हायर टेम्परेचर ऑन इट्स ओन, यानी खुद से अपने आप, यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोअर को यहाँ पे लोअर यानी कोल्डर रीजन से हायर रीजन में हीट क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, अपने आप ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि हमको कुछ ना कुछ खुद से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस चीज को कराने के लिए, ठीक है। खुद से ऐसा नहीं होगा क्योंकि नेचर कभी भी अपने रूल के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं तो उल्टा यहाँ पे अपने आप होगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर कराएंगे, हम कुछ नेचर में यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। यानी कि कुछ हम ऐसा जानबूझ के एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करें कि जिसमें कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, हम यहाँ पे नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो यही चीज बस हमको अभी यहाँ पे समझने की ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो हम नॉर्मली फोर्स अप्लाई करेंगे, और ऐसा कौन करता है, रेफ्रिजरेटर जो है या फिर एयर कंडीशनर है, हीट पंप है, तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, हमेशा लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर करते हैं। और इन सबको कराने के लिए रेफ्रिजरेंट एक चीज होती है, ये एक मतलब मटेरियल सब्सटेंस आप कह सकते हो, मशीन कह सकते हो, डिवाइस कह सकते हो, ये रेफ्रिजरेंट हेल्प करता है ये कभी भी हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। रेफ्रिजरेंट हेल्प करता है, ये बात ध्यान रखना, जो कि रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, एयर कंडीशनर या फिर हीट पंप वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी सी चीज समझते हैं, या फिर इस डायग्राम के थ्रू हम सारी चीजों को समझ लेते हैं फटाफट कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो मान लो ये है अपना हॉट रीजन, ठीक है, और हॉट रीजन में जो हीट है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगी।
तो यहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अपने को हीट भेजना है, तो हम क्या यूज करेंगे, रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रेफ्रिजरेंट। और ये रेफ्रिजरेंट क्या कर देगा, हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर से, यहाँ पे जो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से ये कोल्डर रीजन से अपनी हीट को हॉटर रीजन में ट्रांसफर करवाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन करेगा, रेफ्रिजरेंट ही सिर्फ कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली जो है अपना वर्क परफॉर्म होता है, यानी कि हम कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन। अब देखो कैसे, मान लो आपके पास ये एक साइकिल है, कोई भी एक आपके सामने मतलब सिलेंडर है, और यहाँ पे साइक्लिकल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी, बीच में इंजन है। ठीक है, तो अगर आप, ये आपकी हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, आपको क्या करना है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में टेम्परेचर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि ये हीट को कंप्रेस करे। यहाँ पे अगर हम वर्क परफॉर्म करेंगे ना कोल्डर वाले रीजन में, तो कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन की वजह से हीट जानबूझ के यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे चली जाएगी। समझा कि नहीं, हीट यहाँ से जबरदस्ती क्या होगी, ट्रांसफर होगी और हॉटर रीजन में चली जाएगी। बस यही काम होता है रेफ्रिजरेशन का। ओके, कभी भी कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में यहाँ पे हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इस बात को ध्यान रखना। बट एज अ नॉर्मल, यानी कि अगर हम कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं, तो हॉटर रीजन से अपनी हीट क्या होगी, कोल्डर रीजन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है फ्रॉम दी हॉटर रीजन एंड हीट एब्जॉर्प्शन होता है इन दी कोल्डर रीजन। इस बात को अच्छे से समझना है, और यही जो फंक्शनिंग होती है अपने घर की होती है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे ध्यान से समझना थोड़ा सा। मान लो अपना ये रूम है, और यहाँ पे क्या है, कोल्ड कंडीशन होती है। नॉर्मली अच्छे से समझना, यहाँ पे कोल्ड कंडीशन होती है, और आपने अपने घर में यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा के रखा है। ठीक है, यानी कि एसी वगैरह लगी हुई है। सो क्या होगा, ये कोल्ड टेम्परेचर है, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से क्या करता है, रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करता है, और अंदर जो इसके मटेरियल लगा होता है, ये मटेरियल क्या करता है, इस जो हीट को एब्जॉर्ब किया, ये इसे कंडेंस करेगा। क्या करेगा, इसे कंडेंसेशन करेगा, और इस हीट को ये कंडेंस करके, और ध्यान देना, हीट को कंडेंस करके वर्क परफॉर्म कराएगा। हीट को वर्क में यहाँ पे कन्वर्ट करके और कंडेंस करके इसको क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एसी होती है नॉर्मली, तो इसमें एक पाइप लगी होती है जिसमें से नॉर्मली कोल्ड वाटर बाहर रिलीज होता है, और अगर आप उस कंडीशनर के पीछे बैक साइड में अगर आप इस डिवाइस के हाथ लगाओ, तो वार्म एयर बाहर निकलती है, गर्म गैस बाहर निकलती है। व्हाई, बिकॉज वो गैस कोल्डर रीजन से निकल के गई है, और एसी ने उसको क्या किया है, गर्म कर दिया है, और उस हॉट गैस को बाहर रिलीज किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोल्डर रीजन से हीट हॉटर रीजन में क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो ऐसा किसने करवाया, ऐसा रेफ्रिजरेंट ने करवाया। तभी ना पीछे से यहाँ पे जो अपना कोई भी एसी है, या फिर कोई फैन है, कोई भी चीज है, नॉर्मली एयर कंडीशनर या फिर हीट पंप है, तो इसके बैक साइड में, अगर इन मशीन के बैक साइड में अगर आप हाथ लगाते हो, तो वार्म एयर यहाँ से आपको निकलती हुई मिलती है। तो अंदर तो क्या है, कोल्ड है, और कोल्ड वाले कंडीशन से ही हमारी जो एसी वगैरह होती है, ये हीट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके ये उसके बैक साइड में वार्म एयर में कन्वर्ट करती है। यानी कि कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में क्या होती है, गैस ट्रांसफर होती है ड्यू टू रेफ्रिजरेंट। ओके, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी वर्किंग है, और इसी चीज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा क्या बोलता है कि कभी भी कोई भी टेम्परेचर हायर टेम्परेचर में से, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर में से कभी भी कोई भी हीट हायर टेम्परेचर में ट्रांसफर नहीं हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म ना करो। तो अपने आप ऐसा नहीं होगा, आप जब कुछ यूज करोगे तो ही होगा। तो अभी एसी वगैरह के केस में हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे। ठीक है, इस बात को अच्छे से आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कार्नोट्स इंजन के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में।